रिव्यू एंड रिवीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बहुत इजी टॉपिक भी है। अगर इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं तो साथ में मैं बहुत इजी भी इसको बोलता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम। बताओ भाई क्या होगा ये। तो 3 सेक्शन हम लोग को इसके अंदर पढ़ने हैं। सेक्शन नंबर 113, 114 एंड 115। 3 सेक्शन हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन से सेक्शन पढ़ेंगे? सेक्शन 113 जो कि डील करेगा रेफरेंस को, सेक्शन 114 जो कि डील करेगा रिव्यू को, एंड सेक्शन 115 जो कि डील करेगा रिवीजन को। और बहुत बहुत इजी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अब इसको इस लैंग्वेज पे आएंगे बाद में, ठीक है। पहले वैसे तो मैंने आपके लिए लिख के भी लेके आया हूँ, इजी नोट्स बना के भी ले आया हूँ इसका एकदम, वो भी दिखा देता हूँ। मगर पहले इन जनरल इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा कि ये है क्या चीज। रेफरेंस की बात करते हैं पहले, ठीक है। पहले बात करते हैं किसकी? रेफरेंस की। क्या चीज है रेफरेंस? क्या होता है? इन जनरल बात करो, लॉ को छोड़ दो, जो लॉ में लिखा है ठीक है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस का मतलब हम किसी चीज को रेफर कर रहे हैं किसी के पास, किसी चीज को हम रेफर करते हैं। क्यों रेफर करते हो आप किसी को? आप कुछ रेफर क्यों करते हो? सर मुझे जो लगता है कि रेफरेंस जो हम किसी को करते हैं या रेफर करते हैं कोई चीज, उस बंदे की ओपिनियन लेने के लिए करते हैं कि भाई आपकी क्या राय है इसमें, आप अपनी राय थोड़ा दे दीजिए, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है जरा आप बता दीजिए। तभी रेफर करते हैं कि और किसी के लिए रेफर करते हो? बताओ, और किसी चीज के लिए रेफर करते हो तो आप बताओ, मुझे बताओ। यही है रेफरेंस। रेफरेंस इज दिस ओनली। मतलब क्या हो रहा है? आप एक कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट क्या कर रहा है, अपना केस रेफर कर रहा है टू समवन, दूसरे कोर्ट के पास, ठीक है। कहां कर रहा है? दूसरे कोर्ट के पास। किस लिए? टू गेट द ओपिनियन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट, टू गेट द ओपिनियन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट। और आप खुद सोचो, आप ओपिनियन किससे लेते हो? जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो आपसे ज्यादा सुपीरियर हो या आपसे इंफीरियर हो? सुपीरियर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कोर्ट कभी भी रेफरेंस लेगा हमेशा अपने ऊपर वाला कोर्ट होगा, वहीं से आपका क्या लेगा? रेफरेंस लेता है। समझ आता है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर बोलो भाई, क्लियर हो रहा है? और कब रेफरेंस ले सकते हैं, ये भी सिचुएशन है कि सर रेफरेंस कब ले सकते हैं। मतलब कोर्ट में केस इज स्टिल गोइंग ऑन, कोर्ट में केस क्या हो रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। और केस चलते चलते आपको कोई डाउट अराइज हो गया माइंड में, आपको समझ नहीं आ रहा है, देन इन दैट केस यू कैन रेफर द केस टू डिफरेंट कोर्ट टू गेट द ओपिनियन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट। और सर ये जो रेफरेंस होती है, ये सर जो भी रेफरेंस होती है, ये दो बेस पे होती है। या तो सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब या तो कोर्ट खुद से रेफर कर सकता है, या तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ दी पार्टी। या तो पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई बोल सकते हैं कि एक बार आप यहां से रेफर कर लीजिए। समझ आती है कि नहीं आती? बोलो भाई, समझ आ रहा है? गेटिंग और नॉट गेटिंग? अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको एक बार दिखाता हूं, रुको। मैं आपको एकदम इजी में पहले बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? रेफरेंस। रेफरेंस मींस टू रेफर अ केस टू समवन टू गेट द ओपिनियन, ठीक है। और बेटा ये समवन जो होता है वो होता है हाई कोर्ट। ये जो समवन है वो कौन है? हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। समवन जो है वो हाई कोर्ट है, ठीक है। क्या लिखा है? मींस टू रेफर अ केस टू, मैं पहले आपको रेफरेंस की नॉर्मल लैंग्वेज बता रहा हूं। रेफरेंस का मतलब क्या है? मींस टू रेफर अ केस टू समवन, किस लिए? टू गेट द ओपिनियन दैट समवन इज हाई कोर्ट। मैं अब आपको एक दिखाता हूं, एक प्रोसेस पर चलते हैं। देखो क्या लिखा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कोर्ट है। कौन है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है। और वहां पे एक केस गया है,
है, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब मैं बोल देता हूं द केस इज फाइल्ड, द केस इज फाइल्ड एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन, बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट लिखा है मैंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं लिखा है, समझ आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन कौन से आ सकते हैं आपको पता है? सब समझ आता है? ठीक है, 3 है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, समझ आ रहा है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई भी कोर्ट है जहां पे कोई केस फाइल हुआ है एंड द केस इज स्टिल गोइंग ऑन, मगर सर चलते चलते क्या हुआ, चलते चलते क्या हुआ सर? डाउट अराइजेस, हो सकता है डाउट अराइजेस, मगर सर जो भी डाउट अराइज होगा दैट मस्ट बी रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, दैट डाउट मस्ट बी रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ से रिलेटेड कुछ होगा डाउट, क्या पता आपको कोई प्रोसीजर समझ ना आ रहा हो या प्रोविजन की कुछ इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आ रही हो सकता है ऐसा कुछ, समझ आ रहा है? बट डाउट मस्ट बी रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन इन दैट केस कोर्ट कैन रेफर द केस फॉर द ओपिनियन, कहां पे, कहां पे? हाई कोर्ट, रेफर द केस ओपिनियन, मगर सर क्या लिखा है, या तो सर सुओ मोटो भी हो सकता है और या तो सर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, आ रहा है समझ? यही है रेफरेंस, दिस इज व्हाट रेफरेंस इज ऑल अबाउट, यही है रेफरेंस, इसके अलावा कुछ रेफरेंस नहीं है, क्योंकि क्या है, केस अभी क्या हो रहा है, केस अभी चल रहा है, केस खत्म नहीं हुआ है, केस खत्म नहीं हुआ और चलते चलते कोई डाउट अराइज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन इन दैट केस उस डाउट को क्लियर करने के लिए द कोर्ट कैन टेक द सबऑर्डिनेट कैन कोर्ट कैन टेक द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यही है रेफरेंस, इसके अलावा कुछ रेफरेंस नहीं है। अब एक काम करो, जरा लैंग्वेज पढ़ो अपनी बुक की, लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा है? रेफरेंस टू द हाई कोर्ट बाय द लोअर कोर्ट, बाय द लोअर कोर्ट लिखा हुआ है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, एट एनी टाइम, कभी भी, मगर क्या लिखा है ये मेन चीज, बिफोर डिलीवरिंग द जजमेंट, मतलब द सर केस इज स्टिल गोइंग ऑन, यही बोल रहा है ना, यही मतलब हुआ ना इसका। a court in which the suit has been instituted may state a case, may लिखा हुआ है, कोर्ट की मर्जी के ऊपर है, लेना चाहे ओपिनियन तो ले, नहीं लेना चाहे तो ना ले, may state a case that is question of law and refer the same, किस लिए? for opinion of the high court and the high court may make such order thereon as it thinks fit, उसके बाद कोर्ट अपनी जो ओपिनियन देना चाहे, जैसा ऑर्डर देना चाहे कोर्ट अपना देगा। लोअर कोर्ट में रेफर टू द हाई कोर्ट, कैसे सर? आइदर ऑन इट्स ओन मोशन या तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, यही पढ़ा है हमने, यही पढ़ा है। अब आपके सामने लॉ की लैंग्वेज आपके सामने है और जो मैंने आपको बताया वो भी सामने है, ठीक है? दोनों चीज मिक्स करके आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है? जो लैंग्वेज यहां लिखी हुई है, जो लैंग्वेज मैंने आपको इजी में बता दिया है, आप दोनों को मिक्स करके अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो, 1% की टेंशन भी नहीं है, समझ आ रहा है? क्लियर है? दिस इज व्हाट रेफरेंस इज, ये रेफरेंस है, रेफर मतलब खाली हम रेफर कर रहे हैं, ओपिनियन एंड ऑल जो भी है ले रहे हैं, ठीक है? आता है समझ? इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो क्या है? रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है भाई? रिव्यू, एक बार तो आपने देख लिया, फिर से जरा एक बार देख लीजिए, ये क्या रिव्यू? बताओ भाई, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, टू लुक अगेन, वो केस पे डिपेंड करेगा जितना उसको लिख के भेजना है, सो दैट बस ये समझ आ जाए तो दूसरा कोर्ट है उसको केस समझ आना चाहिए। मेन तो मेरा मतलब क्या है कि सामने वाले को समझ आना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल मुझे समझ ही नहीं आएगा मैं कैसे अपना ओपिनियन दूंगा, समझ आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा डिस्क्लोजर होगा सब चीज़ों का, क्लियर? यही होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट बोलेगा ना आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमको ना दीजिए, हमको क्या दीजिए? पूरी दीजिए, तभी मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, ठीक है?
हाँ ऑब्वियस ही बात है, वो तो ओपिनियन आ जाएगा, जैसा कोर्ट बोलेगा फिर वही चलेगा सब कुछ। चलिए भाई, रिव्यू, रिव्यू का मतलब सर टू लुक इट अगेन, फिर से एक बार देख लीजिए सर, फिर से एक बार री एग्जामिन कर लीजिए, हो सकता है यही हो सकता है, रिव्यू, आता है समझ? फिर से एक बार केस को देख लेना। अब सुनो इसमें क्या है, अब इसमें क्या है मैं आपको दिखाऊं, मैं लिख के जो लाया हूं मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको यहीं से समझाता हूं पूरा, फिर आएंगे बुक में वापस बाद में आएंगे। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है मैंने, रिव्यू का मतलब सर टू लुक इट अगेन, और या तो सर टू री एग्जामिन करना, या तो सर फिर से देखना या तो फिर से एग्जामिन करना। एक बार तो कर लिया, अब आप खुद बताओ सर ये रिव्यू कौन करेगा? वही कोट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। रिव्यू का मतलब क्या है सर, व्यू जिसने किया है उसी के पास जा रहा है कि सर फिर से देख, क्योंकि लिखा क्या है, टू लुक इट अगेन। अगर दूसरा कोर्ट के पास जाएगा, सर उस कोर्ट ने तो पहली बार ही नहीं देखा, तो दूसरी बार कैसे देखे? उसने तो व्यू ही नहीं किया, तो रिव्यू कैसे? तो सर ऑब्वियस ही बात है, रिव्यू हमेशा कहां जाता है, रिव्यू कहां जाता है, रिव्यू के लिए रिव्यू ऐसे नहीं जाता, रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं हम, क्या करते हैं, रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं, फिर कोर्ट उसको रिव्यू करता है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो कहां फाइल होगा, सेम कोर्ट में जिसने पहले बार मैटर देखा हुआ है। आता है समझ? क्लियर है? तो देखो क्या हो रहा है, केस क्या हो गया, अब देखो ध्यान से समझना क्या हुआ है, द केस इज डिसाइडेड, केस इज डिसाइडेड मतलब द डिक्री हैज बीन पास्ड। समझ आ गया, डिक्री हैज बीन पास्ड। अब सर आपको पता है, आपको पता है सर अपील कैन बी अलाउड और अपील कैन नॉट बी अलाउड, दोनों चीज हो सकती है। बहुत सी ऐसी डिग्रीज भी होती है जिसके अगेंस्ट अपील इज नॉट अलाउड, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। क्या पता भाई पहली आपने अपील फाइल करी हो कहीं, दूसरी आप अलाउड ही ना हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ ही ना हो, ऐसा हो सकता है। या सर दोनों अपील आपने फाइल ऑलरेडी कर दी है, थर्ड अपील तो अलाउड है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? या तो सर कोई ऐसा मैटर है जिसके अगेंस्ट अपील फाइल आप कर ही नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। और या तो सर ऐसी सिचुएशन है जिसके अगेंस्ट अपील इज अलाउड, नॉर्मल। तो दोनों सिचुएशन क्या हुआ है सर, द केस हैज बीन डिसाइडेड। अब उस मैटर के अगेंस्ट, उस डिग्री के अगेंस्ट वेदर द अपील इज अलाउड और वेदर द अपील इज नॉट अलाउड, उससे मतलब हमको नहीं है। ध्यान से समझना, भले ही अलाउड हो या अलाउड ना हो। समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस पे अभी जोर इसलिए दे रहा हूं, आगे है ऐसा कुछ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो वेदर द अपील इज अलाउड और अपील इज नॉट अलाउड, क्लियर है? क्योंकि सर अपील अलाउड होना इसका मतलब है कि आपके पास रेमेडी एक ऑलरेडी है। समझ आ रही है? और अपील अलाउड ना होना इसका मतलब आपके पास कोई रेमेडी है ही नहीं। समझ आ रहा है? तो उससे हमको मतलब नहीं है, उससे हमको मतलब है ही नहीं। पहली पॉइंट तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है? अपील अलाउड है, अपील अलाउड नहीं है। क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंसेस, सम एरर्स और सम मिस्टेक्स फाउंड। हुआ क्या, हुआ क्या, कोर्ट का मैटर आया, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में मैटर डिसाइड हो गया, ठीक है? डिक्री आती है कोर्ट की, ठीक है? कोर्ट की क्या आती है, डिक्री आती है। आपको लगता है कि भाई साहब आपको कुछ नए सबूत मिल गए, हो सकता है डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एविडेंस, कब, आफ्टर द कोर्ट मैटर हैज बीन डिसाइडेड, उसके बाद आपको कुछ नए सबूत मिलते हैं। या तो सर कुछ एरर्स आपको मिलते हैं कि भाई कोई ना कोई यहाँ पे गलतियां हैं, हो सकता है। या तो सर कुछ आपको लगता है मिस्टेक्स हो गई हैं जज से, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। आपको ये सब कब पता चल रहा है, कब पता चल रहा है, आफ्टर द केस हैज बीन डिसाइडेड, आफ्टर द केस हैज बीन decided, then in this case you can file the review petition, कर सकते हैं कहां पे, कोर्ट में। और देखो क्या लिखा है, रिव्यू टू बी डन बाय द सेम कोर्ट। तो बेटा ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये सब क्या है, हमारी ग्राउंड्स फॉर रिव्यू, यही हमारे ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे यू कैन फाइल दी रिव्यू पिटीशंस। या तो सर आपको कुछ न्यू एविडेंसेस मिल गए, या तो कुछ आपको एरर्स मिल गए हैं, या कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जज साहब से या कोर्ट से क्या हो गई है, गलतियां हो गई है। समझ आ रहा है? तो इन ग्राउंड्स पे आप क्या बोल सकते हो, जज साहब एक बार जो आपने फैसला दिया है ना, एक बार उस मैटर को एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, ये मेरी क्या है, रिक्वेस्ट है, ये मैं क्या कर रहा हूं, पिटीशन फाइल कर रहा हूं। समझ आ रहा है? क्लियर है? और रिव्यू कौन करेगा, वही सेम कोर्ट करता।
ऑब्वियस ही बात है, एक ही बार करोगे, बार बार थोड़ी, एक बार तो हो गया ना रिव्यू, तो एक ही बार रिव्यू करेंगे। आप बताओ, ऐसे नहीं होता। वो तो अलग मैटर है, क्लियर है। मगर देखो रिव्यू कौन करा रहा है, रिव्यू वही करा रहा है जिसको ये चीजें मिल रही हैं। ये बेटा जो डिस्कवरी ये सब हो रहा है, इसको यही कराएगा ना। ऑब्वियस ही बात है। अब आप सोचो, आपको कोई मैटर डिसाइड हो गया, आपको ये सब चीजें मिली नहीं कुछ, अब किस बेस पे रिव्यू कराओगे? ऑब्वियस ही बात है, क्यों कराओगे आप? ठीक है, क्लियर है। तो ये सब रीजंस हैं कि जिस बेस पे यू कैन फाइल दी रिव्यू पिटीशन। और रिव्यू कौन करता है? तो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से इसमें, पहले बात मुझे बताओ। सब पहला तो सर केस हैज बीन डिसाइडेड। पहला तो सर केस हैज बीन डिसाइडेड। दूसरा सर अपील अलाउड हो या अपील नॉट अलाउड हो, डजंट मैटर, इररिलेवेंट है हमारे लिए। अपील वाला मैटर तो इसके लिए इररिलेवेंट है, अलाउड हो या ना हो, रिव्यू पिटीशन कैन बी फाइल्ड। सर रिव्यू करेगा कौन? सर सेम कोर्ट करता है। रिव्यू कौन करता है? सर सेम कोर्ट करता है। और सर कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसमें हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं? सर या तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंसेस, या तो सर एरर्स, या तो सर सम मिस्टेक्स आर फाउंड। समझ आती है? अब एक बार लैंग्वेज रीड करो जरा अपनी बुक वाली, अलग अलग टाइम लिमिट्स आएंगी, अब के में नहीं है इतना, अब डिटेल है बहुत ज्यादा। ये टॉपिक तो छोटे छोटे आपके लिए लिखे हुए हैं, इसके तो पूरे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरे पूरे अलग अलग चीज़ है, सबके लिए अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, बहुत अच्छा। वो अभी एलएलबी में, एलएलबी में पढ़ेंगे आप डिटेल में इतना, इसमें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जितना है मैं तो उससे ज़्यादा ही आपको बता दे रहा हूँ दिखा के भी। आप लाइन पढ़ो एक बार, क्या लिखी हुई देखो यहाँ पे, देखो लिखा है रिव्यू 114 114। अच्छा, रिव्यू फाइल कौन करेगा आपके हिसाब से? जिसके फेवर में आया, जिसके अगेंस्ट में आया होगा? ऑब्वियस बात है, जो एग्रीव्ड पार्टी होगी वही फाइल करेगी हमेशा, ठीक है। जिसके फेवर में है तो खुश होगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो एग्रीव्ड होगा वही फाइल करेगा। उसके पास दूसरा ऑप्शन है, क्या पता ऐसा भी उसके पास दूसरा ऑप्शन हो। कौन सा? अपील का। मगर अपील सर कौन सुनेगा? ऊपर वाला कोर्ट सुनेगा। वो चाहता है कि यही का यही कर ले तो काम खत्म हो जाए, हो सकता है कि नहीं? चलिए देखिए क्या लिखा है। द मीनिंग ऑफ रिव्यू इज द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल, क्या लिखा है? जुडिशियल री एग्जामिनेशन लिखा है ना, री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो पहली बार, ये क्या है? री ऑफ द केस बाय अ सेम कोर्ट, क्या लिखा है? सेम कोर्ट एंड बाय द सेम जज हु हैज पास द जजमेंट और ऑर्डर अर्लियर। देखो लिखा है सेक्शन 114 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड, लिखा है ना एग्रीव पर्सन, मैंने बोल रहा था ना, एग्रीव बाय अ डिक्री और ऑर्डर में अप्लाई फॉर अ रिव्यू, में अप्लाई फॉर अ रिव्यू किसका? ऑफ द जजमेंट टू द कोर्ट विच पास द डिक्री और मेड एनी ऑर्डर ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स। ये देखो दिए आपके ग्राउंड्स, और ग्राउंड्स कौन से हैं? मैंने आपको पहला कौन सा बोला था? एविडेंस वाला। देखिएगा लिखा है ऑन द ग्राउंड्स, नंबर 1 डिस्कवरी बाय द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन? जो पिटीशन फाइल कर रहा है, जो रिव्यू एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है। डिस्कवरी बाय द एप्लीकेंट अ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और evidence which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or the order made। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हाँ, कोई ऐसे उसको नया मैटर मिल गया, कोई नए ऐसे सबूत मिल गए हो जो कि उसने बहुत कोशिश करी थी पहले, उसको पहले नहीं मिला था जब केस डिसाइड हुआ था, मगर अब उसके पास हाथ लग गया हो कहीं ना कहीं से। समझ आ रहा है? तो डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एविडेंसेस, जो मैंने शॉर्ट में आपको लिखाया है वहां पे, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंसेस। मगर सर ये पॉइंट जरूर है, होना चाहिए एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस। समझ आ रहा है कि नहीं? ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट को आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जज साहब उस समय मेरे पास ये सबूत नहीं था। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखो, ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। अगर आप कोर्ट को ये लग गया कि आपके पास ये सबूत पहले भी था मगर आपने उस समय पेश नहीं किया, तो बेटा ये रिव्यू नहीं करेगा, तो कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा। कोर्ट को आपको ये फील कराना पड़ेगा कि वो कि जो भी चीज आपके पास है ये एकदम नई नई है,
आपने अभी डिस्कवर किया है जो कि पहले आपके पास नहीं था, या किसी कारणवश आप वहां पे पेश नहीं कर पाए। समझ आ रहा है? गेटिंग और नॉट? आपको कोई डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, हो सकता है आपने वहां पे रिक्वेस्ट डाली हुई है, मगर भाई आपने एक नहीं 2-3 बार रिक्वेस्ट डाली, मगर वहीं से वो डॉक्यूमेंट नहीं आ पाया और कोर्ट में आप पेश नहीं कर पाए पहले, तो आपकी गलती है क्या? आपने तो पूरी कोशिश करी ना, आपने तो पूरी कोशिश करी, मगर वहां से नहीं आ पाया। जब केस खत्म हो गया, आपके पास आया और आपको लगता है भाई इसके बेसिस पे तो भाई फैसला बदल सकता है, आपको ये लगता है, ठीक है, तो उसके बेस पे क्या आप रिव्यू करा सकते हो? द आंसर इज यस। समझ आ रही है? क्लियर है? नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ, देखो आ गया, ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड्स, और या तो सर एनी अदर सफिशिएंट रीजन। अब सफिशिएंट रीजन तो सर कोई भी हो सकता है जो कोर्ट को लगता हो कि हाँ भाई ये क्या है, सफिशिएंट रीजन है। क्या बता भाई, कोई फैक्ट्स हैं जिसका आप क्या हो गया हो, मिस इंटरप्रिटेशन हो गई हो सकता है, सफिशिएंट रीजन हो सकता है कि नहीं? सफिशिएंट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सम फैक्ट्स, आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ समझा, तो मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है फैक्ट्स की, तो ये भी एक सफिशिएंट ग्राउंड बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे लिखना, लिख लो इसके आगे, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो ये बेटा ये सब क्या थे हमारे 1 2 3, ये सब क्या है हमारे सर? ये क्या है सर? दीज आर द ग्राउंड्स फॉर रिव्यू। आता है समझ? क्लियर है? क्लियर है? तो सर रेफरेंस हो गया, रिव्यू हो गया, सर रिवीजन क्या है? अब फिर रिवीजन क्या चीज है? रिवीजन क्या है? दोबारा सा देखना है, तो इसमें भी वापस से एक बार फिर से नजर मारना कि देख लो भाई क्या पता कुछ गलती तो ना ही हो गई है, हो सकता है। आएगा ना, बताता हूँ कैसे आएगा। रिव्यू का मतलब देखो हो रहा, देख रहे हैं, ठीक है। रिवाइज का मतलब कोई ना कोई गलती होगी, इसको चेंज करेगा कहीं ना कहीं, होगा। चलो मैं बताता हूँ, सुनो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो ध्यान से समझना। देखो रिवीजन का मतलब क्या है? टू लुक द मैटर। क्या है? टू लुक द मैटर एंड पिक आउट इफ समथिंग हैज बीन डन रॉन्गली या रॉन्ग मैनर में, ठीक है। क्या हो रहा है? टू लुक द मैटर, मैटर को फिर से एक बार क्या हो रहा है? टू लुक द मैटर, टू लुक द मैटर, टू लुक दी मैटर। क्या लुक दी मैटर अगेन लिखा है क्या? टू लुक द मैटर, ठीक है। और क्या लिखा है? एंड पिक आउट समथिंग इफ इट हैज बीन डन रॉन्गली और इन अ रॉन्ग मैनर। देखो क्या हुआ सर? द केस हैज बीन डिसाइडेड। पहला पॉइंट सर क्या? सर द केस हैज बीन डिसाइडेड। सर कोर्ट की आ गई डिक्री, और सर क्या है? उस डिक्री के अगेंस्ट अपील इज नॉट अलाउड। सबसे मेन पॉइंट ये है, क्या है सर? सर कोर्ट का फैसला आता है, कोर्ट की जो डिक्री आई है सर, उसके अगेंस्ट अपील इज नॉट अलाउड। अगर कोई मैटर है जिसके अगेंस्ट अपील इज अलाउड, then in that case no revision petition can be filed। खत्म बात। अगर कोई भी मैटर है, सबसे बड़ा डिफरेंस बता रहा हूं आपको रिव्यू और रिवीजन का, समझ आ रहा है? वहां पे क्या था? मैटर अपील अलाउड हो या ना हो, रिवीजन को रिव्यू होता था। मगर यहां के रिवीजन के लिए क्या है सर? अपील अलाउड होनी ही नहीं चाहिए। मतलब अपील अलाउड हो गई तो मतलब आपके पास दूसरी रेमेडी है। समझ आ रहा है? समझ आ रही है? तो सर यहां पे पहली बात तो सर अपील अलाउड होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा मैटर जिसमें अपील अलाउड नहीं है। और हो क्या रहा है? मिस्टेक जो भी करी है, किसने करी है? बाया लोअर कोर्ट, बाया लोअर कोर्ट। द हाई कोर्ट में सुओ मोटो, और ऑन रिवीजन पिटीशन कोर्ट विल रेक्टिफाई द मिस्टेक। सर रिव्यू कौन करता था? सेम कोर्ट। रिवीजन कौन कर रहा है? हाई कोर्ट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? गेटिंग और नॉट? गेटिंग और नॉट? तो सर अगर देखा जाए रिवीजन क्या है?
रिवीजन सर कुछ नहीं है, अगर कोर्ट में कोई भी केस गया एंड द केस हैज बीन डिसाइडेड और उस केस के अगेंस्ट अपील अलाउड नहीं है, तो सर जो भी पार्टी होगी, दो भी पार्टी कौन सी होगी, एग्रीव पार्टी होगी, या तो वो या तो हाई कोर्ट खुद से। जो भी एग्रीव पार्टी, पहले पार्टी के की बात करते हैं कि सर जो भी पार्टी अगर एग्रीव होगी, दैट पार्टी कैन फाइल अ रिवीजन पिटीशन कहां पे, हाई कोर्ट के पास, कि सर साहब इस मैटर को एक बार देख लीजिए, इसमें जो भी गलतियां उसको आप रेक्टिफाई कर दीजिए। पहला ये हो सकता है, ठीक है। और अगर ये होता है कि भाई कोई भी केस है डिसाइड हो गया है, उसके अगेंस्ट अपील इज नॉट अलाउड और हाई कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट देखता है कि इस मैटर को रिवाइज करने की जरूरत है, देन द हाई कोर्ट कैसे सर, सुओ मोटो, खुद से भी रिवाइज कर सकता है, खुद से भी रिवाइज कर सकता है। समझ आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बताइए भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो देखो, अपील नॉट अलाउड, अगर अपील अलाउड है तो भाई साहब रिवीजन क्यों करा रहे हो, सीधा अपील फाइल करो ना। अपील कहाँ फाइल जाओगे, कहाँ जाएगी, वो भी तो ऊपर सुपीरियर कोर्ट में जाएगी, तो सीधा वो करो आप, तभी है मैटर होगी। अपील अलाउड नहीं होनी चाहिए पहली बात, क्योंकि अपील अलाउड है मतलब ऑलरेडी रेमेडी आपके पास। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, और दूसरी बात सर, ये रिवीजन के लिए क्यों हो रहा है, क्यों भाई सुपीरियर कोर्ट मिस्टेक्स आपकी देख सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, इसलिए देख सकता है सो दैट कोई भी लोअर कोर्ट, कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट अपने मन मुताबिक काम ना कर पाए। ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो फैसला दे दे। समझ आ रहा है, ऐसा ना हो कि भाई इलीगल तरीके से कोई भी अपना डिसीजन दे दे कि भाई मैं जो चाहूं वो कर दूं, क्यों, क्योंकि मैं जो चाहूं कर दूंगा, ठीक है, जो फैसला देना मैं दे दूं, और सर उस फैसले के अगेंस्ट अपील तो अलाउड है ही नहीं, बंदा करेगा क्या, ये तो गलत फायदा उठा लेगा फिर कोर्ट, हो सकता है। तो उसी को हटाने के लिए देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 115 दस प्रिवेंट किसको, सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्टिंग आर्बिट्रेरली, इलीगली या इरेगुलरली। आर्बिट्रेरली मतलब अपने हिसाब से, समझ आ रही है, यही प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है, सेक्शन 115, सेक्शन 115। और एक और नीचे तो कोई डिसाइडेड केस है, in the case of Major S.S. Khanna versus Brigadier F.Z. Dhillon, Supreme Court held that, क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, when any other remedy is available, when any other remedy is available, the court may not exercise its revisional jurisdiction। क्लियर है, क्लियर है कि भाई अगर दूसरी रेमेडी है तो कोर्ट बोल देगा भाई साहब आप वो करिए, यहां क्यों आ रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आपसे, मैटर सर गया है हाई कोर्ट में और कोर्ट का आता है फैसला, क्या सर हाई कोर्ट के डिसीजन का भी रिवीजन हो सकता है या नहीं, क्या हाई कोर्ट का डिसीजन का भी रिवीजन हो सकता है या नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात कर रहे हैं और रिवीजन हमेशा कहां जाता है, ऊपर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाता है। अब सर केस कहां पे है, हाई कोर्ट में है, अब हाई कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, अब उसके अगेंस्ट क्या रिवीजन पिटीशन कैन बी फाइल्ड और नॉट, कौन करेगा रिवीजन उसका, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करता है। समझ आ रही है, सुप्रीम कोर्ट करता है रिवीजन किसका, किसका, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो वहीं पे, या मैं लिख दूं यहां पे, ऐड कर दूं, ऐड कर देता हूं, यहां पे भी ऐड कर देता हूं, यहीं पे ऐड कर देता हूं एक, रिवीजन पिटीशन on high court order, revision petition on high court order to supreme court, कब सर, where appeal is not allowed, यही होगा ना, यही होगा, रिवीजन पिटीशन ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर कहां पे, टू दी सुप्रीम कोर्ट। मगर सर कैसा होगा, सर जहां पे अपील अलाउड नहीं, ये तो हम लोग को पता ही है, तो वेयर अपील इज नॉट अलाउड। क्लियर है, क्लियर है, यही है आपका रिवीजन, यही है रिवीजन। क्योंकि सर रिवीजन का आपको ग्राउंड्स आपको पता चल गया है, रिवीजन ग्राउंड्स क्या क्या ग्राउंड्स है रिवीजन के, कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि सर कोर्ट के पास जो पावर नहीं है, हो सकता है कि नहीं, कोर्ट के पास अगर कोई पावर नहीं है और वही पावर अगर उसने एक्सरसाइज कर ली तो
हो सकता है ग्राउंड कि नहीं हो सकता? हाँ, या कोर्ट को जो पावर दी गई है कोर्ट ने वो पावर एक्सरसाइज नहीं करी तो, या कोर्ट को जो पावर दी गई है कोर्ट ने गलत तरीके से एक्सरसाइज कर ली तो, ये सब ग्राउंड्स हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन। ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, बुक देखो, रिवीजन क्या लिखा है। इफ वी गो टू द लिटरल मीनिंग, टू रिवाइज स्टैंड फॉर टू लुक अगेन और टू लुक रिपीटेडली एट और टू गो थ्रू द मैटर। ये सब सेक्शन की बात नहीं कर रहा है, ये जनरल बातें कर रहा है, ठीक है। द हाई कोर्ट हैज बीन एम्पावर्ड, द हाई कोर्ट हैज बीन empowered with the revisional jurisdiction under section 115 of the Code of Civil Procedure Code 1908. The High Court may, क्या लिखा है, the High Court may call for the records either on its, पहला पॉइंट ये ऑन मोशन वाली बात करी थी मैंने, ऑन मोशन और ऑन रिसीविंग द रिवीजन पिटीशन of any case which has been decided, देखो आ गया पॉइंट, which has been decided by the court, कौन सा कोर्ट, subordinate to such high court and in which no appeal lies। आ गया, देखो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब यहाँ पे आ गए, and no appeal lies there too and if such subordinate court appears, और का कोर्ट को क्या लगता है, किसको लग रहा है, हाई कोर्ट को लगता है कि इस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने क्या करा है, देखिए क्या करा है, नंबर 1, exercised a jurisdiction not vested in it by law, इसने वो jurisdiction यूज करी है जो उसके पास है ही नहीं, या तो सर और have failed to exercise the jurisdiction so vested in it, या तो he fails to exercise the jurisdiction, इसको पावर दी गई है मगर इसने एक्सरसाइज नहीं करी, हो सकता है, और या तो और to have acted in the exercise of jurisdiction illegally or with material irregularity, जो भी इसको jurisdiction की गई है इसने सही तरीके से नहीं करी है या तो इलीगल मैनर में करी है, then in all this case the high court may make such order as it thinks fit। बोलिए भाई, ये सब क्या हो गया फिर हमारे सर, ये क्या है, ग्राउंड्स फॉर, यही है ग्राउंड्स फॉर रिवीजन, ग्राउंड्स फॉर रिवीजन। बताइए भाई, हो सकता है, क्लियर है सर, यही था हमारा रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, और ये है तीनों का कंपैरिजन टेबल। रीड करो जरा आप लोग, बताओ कोई पॉइंट अगर समझ ना आया हो।